Hello, good morning to all of you. So, yesterday we had discussed overall conclusion of linkage and recombination and the final results of Morgan experiment. And after this, there is a term which is related to the linkage and recombination. उसको और पढ़ना है हमें, which is gene mapping. जीन मैपिंग आप समझ रहे होंगे. जीन की मैपिंग यहाँ होगी, जैसे कि मैप नॉर्मली होता है, वर्ल्ड मैप ले लो या इंडिया का मैप ले लो. मैपिंग या मैप का मतलब होता है डिजाइन और ड्राइंग. ठीक है, तो कोई कोई मतलब जो भी आप किसी का जैसे मैप ले लेते हैं, वर्ल्ड मैप, उसमें आप देखते हैं कौन से प्लेसेस जो हैं वो कहाँ कहाँ हैं. ठीक है, इसी टाइप से क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं. तो किस किस टाइप से अरेंज होंगे उसी को जीन मैपिंग कहा जाता है. ठीक है, उसको मैं अब जीन मैपिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से रिलेटेड हैं. क्योंकि लिंकेज जो होता है आपका लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर बोथ. ठीक है, दोनों ही लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स आर इनवर्सली रिलेटेड. दो जीन्स के बीच में लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर इनवर्सली रिलेटेड होता है. कैसे रिलेटेड होता है? Means if the two genes are very close on the same chromosome. Suppose कोई क्रोमोसोम है, ठीक है, there is a chromosome, इसके ऊपर कोई एक जीन A है और दूसरा जीन है आपका B, which are very near to each other, very close to each other and present on the same chromosome. So क्या होगा? They are very much linked together. ठीक है, काफी हद तक पास में है और लिंक्ड है. तो इनके बीच में कोई क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस नहीं होती. इन दोनों जीन्स के बीच में बहुत मुश्किल से होती ही नहीं है अदरवाइज. ठीक है, देयर इज नो क्रॉसिंग ओवर. एंड दूसरा, दे इनहेरिटेड टुगेदर टू द नेक्स्ट जनरेशन. दोनों एक साथ ही पास ऑन हो जाएंगे नेक्स्ट जनरेशन में, और ये कहलाएगी आपकी कंप्लीट लिंकेज. कल हमने पढ़ा था ना कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज. तो दिस इज कॉल्ड द कंप्लीट लिंकेज, कि दोनों जीन्स आपस में काफी हद तक लिंक्ड है, जिस वजह से ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज इट इज पास हो जाएंगे. कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मींस कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये होगा. अब सेकंड क्या है? इफ द टू जीन्स आर फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम. कोई एक क्रोमोसोम है, उस पर कोई एक जीन है ए और दूसरा जीन है कोई बी, एंड दे आर वेरी फार अपार्ट. फार अपार्ट मतलब एक दूसरे से काफी हद तक दूरी पर है, बहुत दूर है. तो देर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर. इनके बीच में, दो जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ये लिंक्ड नहीं है, काफी हद तक काफी दूर दूर है, जिस वजह से दे आर फ्री टू क्रॉस ओवर. और दूसरा इसमें ये है, जब दो जीन एक दूसरे से काफी हद तक दूरी पर होते हैं, सो ग्रेटर द डिस्टेंस ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो जीन्स के बीच में, एक जीन ये है, एक जीन आपका ये होगा, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा. ठीक है, सपोज यहाँ कोई और अदर जीन है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा आपका, यहाँ दो जीन्स हम ले रहे हैं, तो मैं यहाँ बना रही हूँ उसको, ये मैंने काट दिया. ठीक है, तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी ही क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगा. ओके, आप ये समझ पा रहे होंगे. मीन्स दे आर अनलिंक्ड टुगेदर एंड दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगी. ठीक है, तो इससे मैंने आपको ये बताया एक पॉसिबिलिटी कि व्हेन टू जीन्स आर वेरी क्लोज ऑन द सेम क्रोमोसोम, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा. ठीक है, तो जब कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, सिर्फ कैसे करेक्टर होंगे? ओनली पेरेंटल करेक्टर विल बी शोड, और यहाँ कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा. नो रिकॉम्बिनेंट्स विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट. यहां हमने क्या देखा? और ये क्या है? आपकी कंप्लीट लिंकेज. ये वाली आपकी क्या है? कंप्लीट लिंकेज. सेकंड में हमने क्या देखा?
यहाँ आपका जब बहुत ज़्यादा दूरी पर है, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होगी, तो पॉसिबिलिटी ये है दे आर इंडिपेंडेंटली असॉल्ट विद एनीवन, और ये एक दूसरे, मतलब आपको मैंने कल बताया था ना कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 50% रिकॉम्बिनेंट्स बनने के चांसेस होते ही होते हैं। तो जितनी ज़्यादा दूरी पर होंगे, क्रॉसिंग ओवर जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ठीक है, मीन्स ये इंडिपेंडेंटली असॉल्ट हो सकते हैं। इंडिपेंडेंटली असॉल्ट से मतलब ये अलग अलग जा सकते हैं किसी के साथ भी। जब दूसरे क्रोमोसोम के साथ इनका क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये इसके साथ बाइंड हो सकता है, ये इसके साथ जा सकता है। ओके, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा, 50% आपका रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। ठीक है, 50% तो बनते ही हैं और 50% पेरेंटल कैरेक्टर रहते हैं। ओके, सो कंप्लीट लिंकेज में तो कोई रिकॉम्बिनेंट बनने के चांसेस नहीं है। अच्छा, मैंने कल आपको एक इनकम्प्लीट लिंकेज और बताया था, जिसमें ऐसा होता है कि जीन्स ना ही ज़्यादा दूर होते हैं ना ही ज़्यादा पास होते हैं, मतलब ना ही लिंक्ड होते हैं और ना ही अनलिंक्ड होते हैं, जिस वजह से 7:1:1:7 का रेशो आया था। ये मैंने आपको बताया था, मॉर्गन ने जब स्वीट पी प्लांट के साथ किया था। रियल रिजल्ट ये था। तो मैं यहाँ बात कर रही हूँ इनकम्प्लीट की। किसी क्रोमोसोम पर जीन ऐसे हैं ना ही वो लिंक्ड हैं और ना ही अनलिंक्ड हैं। ठीक है, सो देयर विल बी चांस, क्या चांस होगा, मोर पेरेंटल कैरेक्टर विल बी शोड हेयर, मोर पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई देंगे, और लेस रिकॉम्बिनेंट्स ओनली 1%। 1:1 जो थे वो रिकॉम्बिनेंट थे ना, तो सिर्फ 1% चांस होता है कि रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कौन आते हैं, आपके पेरेंटल ही शो होते हैं। तो ये जो लिंकेज कहलाती है आपकी, ये इनकम्प्लीट लिंकेज थी ना, कल भी मैंने आपको बताया था। अगर आप भूल रहे हैं तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में सिर्फ पेरेंटल शो होंगे, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेगा। 50% रिकॉम्बिनेंट कब बनेंगे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में चांसेस होते हैं, जिसमें दे आर फ्रीली क्रॉसिंग ओवर जीन के बीच में, क्योंकि जीन्स आप काफ़ी हद तक दूरी पर होते हैं, जिस वजह से 50% रिकॉम्बिनेंट्स एंड 50% पेरेंटल बनते हैं। ठीक है, तो इट इज़ ओनली डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स के लिंकेज हो कैसा है। ठीक है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, तो वो सब उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि और किसी चीज़ पर। ठीक है, तो जीन नेक्स्ट एक और आपका इसमें आएगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, सो इट्स अ फ्रीक्वेंसी दैट डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म्ड इन द प्रोजेनी ड्यूरिंग अ टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस के दौरान, ठीक है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने बन रहे हैं, वो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो जो आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती है, इन शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, कितने रिकॉम्बिनेंट्स बने हैं, अपॉन टोटल पॉपुलेशन फॉर्म्ड। जब कोई हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं इनटू 100%, ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला है। तो इसमें टोटल, जब हम कोई टेस्ट क्रॉस करते हैं उसके बाद देखो पेरेंटल भी आते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स भी आते हैं, तो वो पूरी टोटल पॉपुलेशन कहलाती है, वो नीचे आ जाएगी। उसमें से कितने रिकॉम्बिनेंट बने हैं वो ऊपर आएंगे इनटू 100%, तो आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी कि इतनी परसेंट इसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला है और मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यही मॉर्गन और इनके एक स्टूडेंट थे, एल्फ्रेड स्ट्रूवेंट,
who used this concept to create the genetic maps. ठीक है, जीन मैपिंग हम पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को ही यूज करके जेनेटिक मैप्स को क्रिएट करने की कोशिश की थी. ठीक है, तो अब जेनेटिक मैप क्या होता है मैं वो बता देती हूँ आपको. सो जेनेटिक मैप इज अ टेक्निक टू डिटरमाइन द लोकेशन एंड रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑन अ सेम क्रोमोसोम. किसी क्रोमोसोम के ऊपर, ठीक है, किसी क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स के बीच का डिस्टेंस, लोकेशन, ठीक है, उनको डिटरमाइन करने की टेक्निक होती है जेनेटिक मैप. सपोज कोई एक जीन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इन जीन्स के बीच का डिस्टेंस और लोकेशन ये सब डिटरमाइन होता है थ्रू अ जेनेटिक मैप. ओके, तो इसी के थ्रू हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकाल पाते हैं. ठीक, तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ जीन मैपिंग? क्या बेसिस है? जीन आर लीनियरली अरेंज्ड ऑन अ क्रोमोसोम. किसी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं वो लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, जैसे कि मैंने भी दिखाया. एंड क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. वो हमने अभी पढ़ा ही था कि दो जीन्स के बीच जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो उनकी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेंट ज्यादा बनेंगे. लेकिन यहाँ मैं जीन मैपिंग की बात कर रही हूँ, तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. इनके दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्रॉसिंग ओवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, तो अगर दो जीन है, मान लो एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है, तो जो दो जीन का डिस्टेंस होता है उसको कहा जाता है वन मैप यूनिट. ठीक है, एक जीन सपोज एक यहाँ ए है, ये कोई जीन बी है, तो ए और बी की जो डिस्टेंस होगी उसको कहा जाएगा वन मैप यूनिट. तो वन मैप यूनिट दो जीन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये कहला रहा है. इसी टाइप से अगर यहाँ 12 जीन्स हैं यहाँ पर, तो हम उसको क्या कहेंगे? 12 मैप यूनिट. ठीक है, तो जितना ऐसे जैसे दो जीन्स के बीच का बताया इन्होंने वन मैप यूनिट. ठीक, तो जितना डिस्टेंस होता है उतना ही रिकॉम्बिनेशन कितना होगा वो भी उतना ही % होगा. तो आप लिख देंगे यहाँ पर 1% रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी कैसे मैप में ये यूनिट्स वगैरह और जीन्स कैसे अरेंज होते हैं. ठीक है, अगर 12 है यहाँ पर, 12 मैप यूनिट अगर आप कह रहे हैं 12 मैप यूनिट, तो इसको कहा जाएगा 12% रिकॉम्बिनेशन. ठीक है, मतलब ये रिकॉम्बिनेशन जीन्स के बीच के डिस्टेंस से रिलेट करता है. तो मैं इसमें आपको जेनेटिक मैप का एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ. सपोज ए बी सी डी 4 जीन है विच आर अकर ऑन द सेम क्रोमोसोम. ठीक है, अब ये कैसे हैं उस क्रोमोसोम के ऊपर? देखो, इनके बीच का जो क्रॉस ओवर वैल्यू है इन जीन्स के बीच में वो देख लेते हैं. सपोज ये पूरा एक क्रोमोसोम है. ठीक, इस क्रोमोसोम में ए एंड बी 35%, ए एंड सी 5%, सी एंड बी 40%, बी एंड डी 10%, सी एंड डी 30%. ठीक है, सो अगर मैं कहूं कि किसी एक मैप पर, लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप पर इनको शो करिए कि जीन्स का ऑर्डर क्या होगा, तो इसमें मैं बता देती हूँ आपको यहाँ लिखकर. ए एंड बी इज 35%, ये 35% और ये जो मैं बोल रही हूँ ना 10-45%, ये सब क्या है? क्रॉस ओवर वैल्यू. ठीक है, क्रॉस ओवर वैल्यू फॉर द पेयर ऑफ जीन्स, पेयर की फॉर्म में. ए एंड बी 35 है, ए एंड सी 5% है, सी एंड बी 40% है, बी एंड डी 10% है, एंड सी एंड डी 30% है.
ठीक है। तो ये कहा गया है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीन ऑन लिंकेज मैप, ऑन अ लिंकेज मैप, कि इस मतलब क्रोमोसोम के ऊपर ही, इसी को हम मैप समझ रहे हैं, ठीक है। जीन्स का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। ए और बी के बीच में 35% बताया है, मतलब 35 यूनिट। तो ए यहाँ है और बी यहाँ है, तो इनके बीच में कितना बताया है, 35 यूनिट। ओके, फिर क्या बोला है भाई, सबसे ज्यादा देख लो पहले, 40% दे रखा है सी और बी के बीच में, ठीक है, और ए और सी के बीच में 5% है। तो जाहिर सी बात है बी, ए बी और इस टाइप से, और बी एंड डी के बीच में 10% है, सी और डी के बीच में 30% है, ठीक है। तो ए बी के बीच में तो हमने देख लिया, आपका कितना 35 यूनिट्स है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें ए और सी के बीच में 5% है, तो सी, ए और सी के बीच में, अब सी तो यहाँ नहीं आएगा, ए बी, अब आप सोच रहे होंगे ए बी, बी के बाद सी कहीं आगे जाएगा, तो ऐसा नहीं, ए और सी के बीच में देखो बहुत कम परसेंटेज है, 5% है, तो सी कहीं यहाँ पर होगा। ओके, क्योंकि बी और सी के बीच में 40% का दे रखा है। आप सोचिए बी और सी के, अगर मैं सी यहाँ बना देती तो बी और सी का 40% कोई इतना सा तो नहीं होता, ठीक है। ए और सी के बीच में बहुत कम है, तो ये तो हो गया 5%, मतलब 5 यूनिट यहाँ से यहाँ। लेकिन बी और सी के बीच में, बी और सी के बीच में 40 दे रखा है, मतलब बहुत ज्यादा होगा, 35 + 5 ये होगा ना, तो ये 40 यूनिट ये हो जाएगा बी और सी के बीच में। ओके, इसी टाइप से बी और डी के बीच में 10% दे रखा है, बी एंड डी, तो वो भी डी कहीं आसपास में होगा, लेकिन सी और डी के बीच में 30% है। तो भाई सी और बी के बीच में 40 है, तो मतलब सी और डी के बीच में 30 बता रखा है, तो डी कहीं यहाँ होना चाहिए ना, तभी तो 40 इतना है तो 30 तो इतना होगा, ठीक है। ये भी 35 है, लेकिन जो डी है वो आपका यहाँ होगा, जिस वजह से आप इजीली देख सकेंगे कि सी से डी जो है, सी ये हुआ और डी आपका ये यहाँ तक है, इनके बीच में कितना बताया है, सी और डी के 30%, मतलब 30 यूनिट। ओके, और बी और डी के बीच में बहुत कम है, 10 है, तो वो यहाँ होगा बी डी 10%। आप इसको वैसे नहीं सोचिएगा कि ए बी, बी के बाद सी आता है तो सी कहीं आगे जाएगा, सी के बाद डी आता है तो डी कहीं और आगे जाएगा। ये सिर्फ जीन के नाम दिए हुए हैं, ए बी सी डी, इन्हीं को हमने जेनेटिक मैप पर जीन क्रोमोसोम के ऊपर देखा है कि ये कैसे कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। इस हिसाब से नहीं चलने का, ए के बाद बी आता है तो बी के बाद सी ही आएगा, इस हिसाब से नहीं चलना। हमें यहाँ सिर्फ जीन्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट्स, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जैसे कि ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर है आपका, चलो आपका ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा, जेनेटिक मैप ये, ठीक है। इसके बाद एक और है आपका, वो इसी से रिलेटेड है,